गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेस्टर्न म्यूजिक की। आज हम बात करेंगे हमारे क्लासिकल म्यूजिक और उससे जुड़े कुछ शब्द और उससे जुड़ी कुछ बातें। सबसे पहले बात करें संगीत की परिभाषा। आखिर ये संगीत है क्या? संगीत जगत में गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। अर्थात जब गायन, वादन और नृत्य इन तीनों को एक साथ लिया जाए या इन तीनों के समूह को क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है। सिंपल वे में हम बात करें तो संगीत है क्या? संगीत वह ललित कला है जिससे स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया जाता है। अर्थात स्वर और लय को ध्यान में रखते हुए अपने भावों को प्रकट करना ही संगीत। क्या स्वर और लय को साथ में लेकर अपने भावों को प्रकट करने की कला को ही क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है। संगीत की दो पद्धतियां हैं। पहला है उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरा दक्षिणी संगीत पद्धति या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। अब बात करें संगीत के प्रकार के। संगीत के दो प्रकार हैं। पहला है शास्त्रीय संगीत, दूसरा भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल म्यूजिक, भाव संगीत या लाइट म्यूजिक। क्लियर? दो तरह के प्रकार हैं संगीत के। पहला शास्त्रीय संगीत है और दूसरा भाव संगीत है। अब बात करें शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल म्यूजिक, जिस संगीत में नियमित शास्त्र होता है और कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, या जिस संगीत के कुछ नियम होते हैं और जिसका कोई एक नियमित शास्त्र होता है, उसे ही शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। सिंपल वे में हम बात करें तो वह संगीत जिसमें कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता हो, वही शास्त्रीय संगीत है। अब बात करें भाव संगीत की। भाव संगीत का कोई शास्त्र नहीं होता और इनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है। दूसरों के मनोरंजन को ही इस पे प्रमुखता दी जाती है, वह भाव संगीत कहलाता है। जब हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो एक टर्म आता है राग। ये आखिर ये राग होता क्या है? राग की उस विशिष्ट रचना को जिससे स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो और जो मानव चित्त का रंजन करे, बुद्धिमान लोग उसे ही राग कहते हैं। अर्थात राग वह एक विशिष्ट रचना है जिसमें स्वरों और वर्णों के सौंदर्य से मानव के चित्त को मनोरंजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे ही बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? राग कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम दें, सिंपल तरीके से हम इसे कहें तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे, राग कहलाती है। अर्थात किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इन 5 और 7 स्वरों के प्रयोग से निकली वह रचना जो हमें सुनने में अच्छी लगे, वही राग कहलाती है। अब राग की विशेषताओं की बात करें। पहला है राग किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। राग आवाज की एक विशेष रचना होनी चाहिए। राग में स्वर तथा वर्णों का होना आवश्यक है। राग में रंजकता या सुंदरता का होना आवश्यक है। जैसा हमने पहले बोला था, राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। राग में आरोह और अवरोह का होना आवश्यक है। यहाँ पे मैं आपको आरोह और अवरोह के बारे में बताऊं। जब हम स्वरों के असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को ही राग के आरोह और अवरोह कहते हैं, तो राग में आरोह और अवरोह का होना आवश्यक है। फिर बात करें राग की जाति। राग में लिए गए स्वरों के अनुसार ही राग की जाति बनती है। मीन्स कि अगर किसी राग में 5 स्वर का प्रयोग हो, किसी में 6 स्वरों का प्रयोग हो, किसी में 7 स्वरों का प्रयोग हो, तो उन्हीं से हमारे रागों की जाति बनती है। इस प्रकार रागों की 3 जातियां हैं, ऑडव, साडव और संपूर्ण। तो राग की जाति कैसे निर्धारित होगी? उसमें लगने वाले स्वरों से। पहला है ऑडव। अर्थात जब किसी राग में 5 स्वरों का इस्तेमाल हो तो उसकी जाति क्या बनेगी? ऑडव। और अगर किसी राग में 6 स्वरों का यूज हो
6 स्वरों का प्रयोग किया जाए तो उसकी जाति बनेगी साड। उसी तरह अगर सातों के सातों स्वरों का अगर हम प्रयोग किसी राग पे कर रहे हैं तो उसकी जाति होगी संपूर्ण। अर्थात देखें, ऑडव रागों में 5 स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है, साडव रागों में 6 स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है और संपूर्ण रागों में 7 स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात ऑडव जाति के रागों में 5 स्वर, साडव जाति के रागों में 6 स्वर और संपूर्ण जाति के रागों में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आरोह और अवरोह की। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को, मीन्स की जब हम स्वरों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नी सा से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वो है आरोह। और स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। सानी धापा मागा रेसा, ये क्या है? अवरोह। इसमें हम नीचे की ओर जा रहे हैं। या सिंपल वे में बात करें, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके साथ ही बात हम करते हैं वादी, समवादी और अनुवादी स्वरों की। वादी स्वर, समवादी स्वर और अनुवादी। राग में जिस स्वर का प्रयोग अधिकता से किया जाता है वह वादी स्वर है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम जिस स्वर का यूज हम करेंगे वो है समवादी स्वर, और अन्य स्वरों को हम अनुवादी स्वर कहते हैं। वादी जिसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे, समवादी जिसका हम उससे थोड़ा सा कम यूज करेंगे, और जो भी अन्य स्वर हमारे राग में लग रहे हैं वो अनुवादी स्वर। जैसे कि मैंने बताया था, वादी स्वर राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर होगा वह वादी स्वर। राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर समवादी स्वर कहलाता है। मीन्स की वादी के बाद जिस स्वर का सबसे ज्यादा यूज हम करेंगे वो है समवादी स्वर। वादी समवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग होने वाले बाकी सभी स्वरों को अनुवादी स्वर कहा जाता है। तो ये थे कुछ शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए शब्द जिनका हम आगे को बहुत ज्यादा जिनको हम सुनेंगे। तो मैंने कोशिश करी कि आपको इनको समझा पाऊं। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।